नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अभी 5 चरणों की वोटिंग और होना बाकी है। इन इलाकों के विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर एक बार फिर से माना जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम वोट इस बार काफी चुनौती वाला माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुजन समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस के लिए ये वोट काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने से पहले मतदाताओं का रुख का सीधा असर चुनावी रिजल्ट पर पड़ने वाला है। यूपी में मुस्लिम धर्म पर राजनीति करने वालों के लिए 14 फरवरी सबसे बड़ा दिन था और दूसरे चरण में उन 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई, जहां 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। यहां मुस्लिम पार्टी होने का दावा करने वाली एआईएमआईएम ने 15 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन एआईएमआईएम प्रत्याशी अभी से निराश दिख रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम ही नहीं, मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले बाकी पार्टियां भी काफी ज्यादा निराश नजर आईं। चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए कर्नाटक के हिजाब मुद्दे को काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया गया। इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मुस्लिम पार्टियां मुस्लिम वोटरों पर असर नहीं डाल पाई। ये आज की बात नहीं है, आजादी के बाद से अभी तक यूपी में कोई मुस्लिम पार्टी टिक नहीं पाई है। आखिर क्या है वजह, आज इसी पर बात करेंगे और साथ ही इसी को जानने की कोशिश भी करेंगे। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही अखलाक सैफी जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव मुस्लिम महासभा यूपी से। अखलाक जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत मैं अखलाक जी आप ही के साथ में करूंगी कि आजादी के बाद से 6 पार्टियों ने, मुस्लिम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हो पाई। आखिर क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? अमनदीप जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि मुस्लिम सिर्फ एक निजी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मुस्लिम नाम की पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मुस्लिम सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो देश हित में काम करती है, ना कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर के काम कर रही है, ना कि सिर्फ समुदाय को लेकर के राजनीति कर रही है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मुस्लिम को आज के टाइम में सिर्फ एक इसलिए माना जा रहा है कि मुस्लिम पार्टी को देख करके वोट करता है, ऐसा नहीं है। और मुस्लिम जुड़ा हुआ है उस पार्टी से जो देश के हित में है और अपने क्षेत्र के हित में है, अपने प्रदेश के हित में है। ठीक है, तो अखलाक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर धर्म के आधार पर वोट नहीं देता है, विकास के मुद्दों पर वोट देता आया है, यही कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैडम जी, मेरा यही कहना है कि विकास के मुद्दों पर मुस्लिम वोट करता है, धर्म को राजनीति नहीं करता धर्म के ऊपर लेकर। ठीक है, लेकिन अखलाक जी, वक्त वक्त पर यह देखा गया है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो एक दूसरी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए। देखिए, अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो कांग्रेस को काफी ज्यादा वोट गए हैं यूपी में। उसके बाद में फिर जब राम मंदिर का मुद्दा गरमाया तो समाजवादी पार्टी के जो उस वक्त नेता थे मुलायम सिंह यादव, सब उन्हीं के समर्थन में चले गए। और उसके बाद में फिर ये अब देखा जा रहा है कि बसपा और सपा में ही मुस्लिम वोटर्स जो आपस में डिवाइड हो चुके हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन राम मंदिर के बाद में जब मुद्दा गरमाया तो हमने देखा कि जितने भी कांग्रेस के पक्ष में वोटर थे वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। नहीं, राम मंदिर को लेकर के राजनीति मुस्लिम नहीं कर रहा मैडम। मुस्लिम ने, आज मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि राम मंदिर का जो मुद्दा सुलझा है बहुत बढ़िया। हम खुद कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा सुलझा है कि पूरे देश के लिए बहुत राहत की सांस ली गई है। हम ये नहीं चाहते कि वहां मस्जिद बने या मंदिर बने या कोई और कुछ भी हो, लेकिन मसला सिर्फ इसको सुलझाने का था, इस राजनीति को खत्म करने का था, जो कि राजनीति खत्म हो चुकी है। हमें इस चीज का सुकून है और हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि वहां मंदिर बन गया और वो मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, वहां यूनिवर्सिटी बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, कुछ भी बन सकता था जी। ठीक है, प्रमोद जी, आपका रुख करूंगी। अखलाक जी को आपने सुना, उनका कहना है कि मुस्लिम वोटर विकास के नाम पर वोट देता आया है, इसीलिए वो अलग अलग पार्टियों में डिवाइड हो चुका है।
आप इसके पीछे की क्या बड़ी वजह मानते हैं? क्योंकि आज़ादी से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो 6 ऐसी मुस्लिम पार्टियां रहीं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि जमानत जब्त का हो गई। उसके बाद में जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया वो भी जनता उनके समर्थन में नहीं देखी गई। तो क्या बड़ी वजह आप इसके पीछे देखते हैं? अमनदीप जी, मैं जहाँ तक अखलाक साहब ने कहा उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुस्लिम समाज जो है वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अपने को एक अलग चलती रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है, तो उसमें मुख्य धारा से अलग हटने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी और इन्हें इतना राइज किया। दूसरी बात, जो ये बात कहा कि अखलाक साहब ने कि वो धर्म के आधार पर नहीं करती है, आप देख लीजिए जितने भी इश्यूज हैं, और अभी ले लीजिए, अगर धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है, इशू बेस्ड नहीं करती है, विकास की बात करती है, तो जो हिजाब का मामला है ये धर्म से ही तो जोड़ के देखा गया है। ये धर्म के आधार पर ही तो दलीलें दी जा रही हैं, और इसका विकास से क्या, विकास की अगर बात है तो किसी भी शिक्षण संस्थान में वहां पर अपना उसका ड्रेस कोड होता है, पुलिस का, आर्मी का, बाकी और जगह जहां भी हैं उनके अपने जो गार्ड होते हैं उनकी भी अपनी एक ड्रेस होती है, जो घरों के बाहर खड़े रहते हैं, कमांडोज की भी अपनी ड्रेस होती है। तो स्कूल में हिजाब को लेके ये इशू क्यों बन रहा है? ये इस बात से तो मैं सहमत हो सकता हूं कि ये निजी तौर पर अखलाक साहब के विचार होंगे, और ये बहुत अच्छे विचार हैं, मैं उसका स्वागत भी करता हूं, लेकिन ये आम मुसलमानों का परसेप्शन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और शायद यही कारण है। आप देखिए, जो आपने कहा कि ये मुस्लिम पार्टीज खड़ी हो जाती हैं, ये कहीं ना कहीं, मतलब मैं लगभग 35-40 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूँ, 10-15 इलेक्शंस मैंने भी बहुत नज़दीक से कवर किए हैं। ठीक। वहाँ पर या तो वो किसी दल को हराने के लिए वो अपने प्रत्याशी खड़े कर देते हैं, वो वोट कटवा होते हैं, या AIMM की भी अगर बात कर लें तो यहाँ इनका कोई बेस नहीं था, इनका कोई संगठन नहीं था, इनका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ आके वो सिर्फ वोट काटने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को भड़काने की बात कर रहे हैं, और मुस्लिमों को उत्तेजित करने की बात कर रहे हैं। तो प्रमोद जी, ये कहीं ना कहीं इस बार अगर हम बात करें तो धर्म को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा हुई है, चाहे फिर हम बात कर ले बीजेपी की तरफ से, या फिर AIMIM, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई। ये देखिए, मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई है, और जब हिजाब का मुद्दे की आपने बात की तो काफी ज्यादा पूरे देश भर में ये गरमाया हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी के भी कई सारे बयान उसको लेकर सामने आए। तो क्या लगता है आपको कि क्या उसका फायदा इस बार AIMIM पार्टी को मिलेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है, अगर आप देखें तो पहले मुस्लिम समाज बहुत टैक्टिकल वोटिंग करता था। पहले वो ये देखता था कि दल कौन सा है, फिर देखता था कि हमारा मुस्लिम प्रत्याशी कौन सा है, और फिर वो उस आधार पर टैक्टिकल वोटिंग किया करता था। लेकिन इधर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये एक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, इसलिए अब की मुस्लिम ने टैक्टिकल जो 2 चुनाव हुए उसमें अगर आप देख लें तो उसमें मैं समझता हूं कि 80% गठबंधन को वोट गया है, जो मुझे फीडबैक मिला है, बाकी 20% डिवाइड हुआ है। वरना पहले अगर आप देखें तो वो कहीं 30%, 40% समाजवादी पार्टी को चला जाता था, 10%, 15% RLD को चला जाता था, 20% बसपा को चला जाता था। तो इस ढंग से वो अलग अलग डिवाइड रहता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को विकास का मुद्दा नहीं, मुसलमानों के सामने इस समय, जहां तक मैं बेबाकी से बात कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये टैक्टिकल वोटिंग अब की नहीं है, अब की एक मुस्त गठबंधन को जारी, ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, ये वो है। तो इसलिए ये हमेशा से रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब की ट्रेंड अलग होगा कि अब की पहली मर्तबा ये होगा। मुझे लगता है शुरुआत के दौर में तो जब कांग्रेस, जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 2 इलेक्शंस कह लीजिए, 2 इलेक्शंस में तो मुस्लिम समाज ने सीधा सीधा कांग्रेस को वोट दिया या कांग्रेस के साथ रहे, उसके बाद भी बने रहे।
लेकिन उसके बाद वो टैक्टिकल वोटिंग होती रही। फिर वो कांग्रेस में भी गया, क्षेत्रीय दलों के पास भी गया, वामपंथियों के पास भी गया, ये सारी चीजें होती रही। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है मैं समझता हूं कि चुनाव के इतिहास में कि जो मुस्लिम समाज वो एक मुस्त होके एक मन से सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए एक दल जा रहा ताकि उसके मतों का विभाजन न हो सके। ये उसका विकास का मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर विकास का मुद्दा है तो कांग्रेस ने अपने समय में बहुत विकास किया, वहां से क्यों खस की? क्या कारण था? समाजवादी पार्टी ने किया तो बसपा में क्यों गई? क्या कारण था? तो बसपा ने किया तो आरएलडी में क्यों गई? क्या कारण था? माना जाता है प्रमोद जी, उसके पीछे तो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा माना जाता है कि उसके बाद में जो वोटर्स थे वो फिर मुलायम सिंह यादव के समर्थन में शुरू हो गए थे। अखलाक जी, आपका रुख करूंगी मैं कि इससे पहले जैसे कि प्रमोद जी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के मुस्लिम वोटर्स कोशिश कर रहे हैं और ये जग जाहिर है कि बीजेपी को लेकर मुस्लिमों में जो नाराजगी है वो बरकरार है। तो अब अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो मुस्लिमों को किससे उम्मीदें हैं? कौन सी पार्टी है जिससे उम्मीदें हैं? कौन सी पार्टी मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद आप देखते हैं? अमनदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो प्रमोद जी ने जिक्र किया था कि मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम बीजेपी में करीब 20% जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी को वोट भी करता है। दूसरी बात, जो पार्टी विकास कराएगी, खाली सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी उसी के साथ जुड़ते हैं जो विकास कराएगी, ना कि सिर्फ दंगों के मुद्दे पर चर्चा हो, ना कि सिर्फ जो एक समुदाय को लेकर के चर्चा हो। ऐसा ना हिंदू चाहता है ना मुस्लिम चाहता है। अभी इन्होंने हिजाब का नाम लिया था, क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई हमारी बहन बेटी अपना तन ढक करके कहीं कॉलेज या स्कूल जा रही है तो क्या वो गलत है? जबकि मैंने भी वो वीडियो देखी है, इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर एक हिजाब या कोई एक कलर पहन, मतलब हिजाब पहनकर नहीं जा सकता, जो कि स्कूल का ड्रेस कोड है। अब वो वीडियो में मैंने भी देखी है उस वीडियो को, उस वीडियो में उस लड़की ने हिजाब पहना हुआ है, जबकि उसके पीछे भगवा झंडा भगवा कपड़ा लहराते लहराते उसके पीछे लोग आ रहे थे। आपने भी देखा होगा चीज को। तो वो भी तो अंदर एक नारंगी रंग का कपड़ा लेकर के अंदर आए थे और गले में डाल करके क्लास में बैठे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि अगर हमारी बहन बेटी अपना तन ढक करके और स्कूल कॉलेज जाना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, तो उसमें सिर्फ उसकी सेफ्टी है। अखलाक जी, स्कूल कॉलेज तक जाने को लेकर देखिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, हिजाब को ना तो पहनने पर रोक लगाई जा रही है, ना ही स्कूल कॉलेज तक पहुंचने को लेकर रोक लगाई जा रही है। बात हो रही है क्लास में एंटर करने की, जब वहां पर पढ़ाई होती है। बोला था ना, मैं मानता हूँ उस चीज को, एक स्कूल का ड्रेस कोड होता है। ठीक, ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं सभी। हम खुद स्कूल में पढ़े हैं, हम भी ड्रेस में जाते थे, और हमारी बेटी जाती है स्कूल में, उसको भी ड्रेस कोड से जाना पड़ता है। लेकिन एक अगर लड़की हमारी अगर अपना तन ढक के बाहर निकल रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप भी समझते हैं उस चीज को। वो तो देखिए मामला हाईकोर्ट में चल ही रहा है और सबको उम्मीदें है कि जो भी हाईकोर्ट फैसला लेता है वो सर्वमान्य होगा। मैं चाहूंगी कि आप वापस डिबेट का जो मुद्दा है उस पर आए कि कांग्रेस भी अब देखिए दावे वादे कर रही है। ठीक है प्रमोद जी, आगे आऊंगी आपके पास में। अब कांग्रेस भी दावे और वादे कर रही है और समाजवादी पार्टी भी MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, साथ ही बसपा का भी यही रणनीति है। तो आप लोगों की उम्मीदें किस पार्टी से है? देखिए, हमारा मानना यह है कि यूपी का जो चुनाव है इस टाइम चल रहा है, एक गठबंधन बड़े लेवल पे चुनाव लड़ रहा है और भाजपा भी अपने बड़े लेवल पे चुनाव लड़ रही है। ठीक, दोनों में ये पब्लिक का रुझान है कि दोनों में कांटे की टक्कर है। एक सीटों का बड़ा फेरबदल होगा और ये कह नहीं सकते कि सरकार किसी की बनेगी। हम सपोर्ट करते हैं सिर्फ विकास को, ना कि समाजवादी को, ना कि भाजपा को, ना कि बसपा को, ना कि AIMIM को। हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं विकास को। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में विकास कराएगा, हम उसके साथ हैं। ठीक है प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी,
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था अखलाक भाई से। अखलाक भाई ने जो बात कही ये बहुत करीने की और बहुत सुंदर बात कही कि न मुझे भाजपा से मतलब है, न सपा गठबंधन से, न बसपा से, विकास से मतलब है। और यही राष्ट्रवाद है और यही प्रदेशवाद है और यही प्रदेश की उन्नति के ऐसे लोगों के विचार ही प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, यही बात है। लेकिन सवाल जो हिजाब की बात कही, तो हिजाब पर कभी प्रतिबंध की बात नहीं या इस पर वो नहीं हुआ। जब ये क्लासरूम में जाने की बात है उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ, और जो गेरुआ वस्त्र पहन के जो लोग आ गए वो भी मैं उचित नहीं मानता हूँ। उसका प्रोटेस्ट करने का ये तरीका नहीं होना चाहिए, उसका एक शालीन तरीका होना चाहिए। ये तो आप प्रवोक करने वाली बात हो गई, मैं उसको भी कंडम करता हूँ। लेकिन ये बात, वो अपना तन, चाहे वो हिंदू बेटी हो, मुस्लिम बेटी हो, सिख हो, कोई भी हो, बेटियां बेटियां हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो उनके तन ढकने के लिए या उनका तन ढका होना चाहिए, और ये हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति भी है। लेकिन क्लासरूम वहां बैठ के हिजाब लगाएं और वो केसरिया दुपट्टा डालें, तो ये शायद उस स्कूल की गरिमा या उसके खिलाफ है। इस बात से मैं अखलाक साहब की सहमत नहीं हूँ। ठीक है, जहां लेकिन तक जो भी फैसला इस होगा, बार मुझे चुनाव की लगता बात है है, वो मैंने हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा प्रमोद जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस मुद्दे को सर्वमान्य होगा। भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बात यहाँ पर हिजाब पहनने या बुर्का पहनने को लेकर नहीं हो रही है। अब ये तो मैं कहूंगी कि एक तरह से अवेयरनेस की कमी है। और आपने जो बात कही कि बीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही है, इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि कहीं ना कहीं नाराजगी अभी भी बरकरार है। चाहे फिर हम राम मंदिर को लेकर बात कर ले, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने की कोशिश की गई है। तो अगर बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं जाते हैं मुस्लिम, तो फिर आप कितना बड़ा असर इसे बीजेपी के लिए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी सत्ता से भी दूर जा सकती है? देखिए, एक तो ये है कि आपकी जिस ढंग की वोटिंग हो रही है, जिस ढंग के राजनीतिक समीकरण है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखें तो वो जातिगत समीकरणों में बटी हुई है। भारतीय 17 में भारतीय जनता पार्टी इन जातीय समीकरणों के चलते ही जो है वो 300 पार हो गई थी। चाहे आप पश्चिम में चले जाइए तो वहां जाट और मुस्लिम का जो एक 13 के दंगों के बाद से बिखराव हो गया था, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला। पूरब में अगर आप आ जाइए तो वहां जो छोटे दल थे, चाहे वो निषाद हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोरमी हो, ये सारे लोग जो थे उन छोटे छोटे दलों को भाजपा ने जोड़ लिया था। इस बार अखिलेश ने जोड़ लिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को जो 2017 में स्थित थी वो तो नहीं होना, ये तो निश्चित है। ठीक है अखलाक जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह की आपने बात रखी कि विकास को लेकर वोटिंग होनी चाहिए और साथ ही अब जनता को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन जैसा कि प्रमोद जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरण के आधार पर ही हमेशा से देखती रही है, तो क्या पहले के मुकाबले आप इस बार जनता में वो बदलाव देख रहे हैं, खासकर मुस्लिम वोटर्स में? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अखलाक जी? अखलाक जी से संपर्क छूट गया है। प्रमोद जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी पूरे मुद्दे को लेकर। जी जी, सवाल पूछिए। देखिए, सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है विकास को लेकर, बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास के दावे और वादे कर रही है। कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो मस्जिद से लेकर मुस्लिम जो रहे हैं वोटर्स, उनको भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। इसको लेकर तमाम धर्म गुरुओं की भी मदद ली जा रही है। सपा भी एमवाय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। बसपा भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा वोट बैंक मुस्लिमों का रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार जो वोटिंग होगी वो विकास के मुद्दों को लेकर होगी? क्योंकि पहले के मुकाबले देखिए राजनीतिक पार्टियां तो कोशिश कर रही हैं मुद्दों से भटकाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती और महंगाई, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या आपको लगता है इस बार की जो वोटिंग होगी वो धर्म के आधार पर ना होके इन जायज मुद्दों को लेकर होगी? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल आपने सही कही
कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है और अन्य समस्याएं हैं, उनको लेके आप देखिए, आप भी देख रही हैं, बराबर डिबेट कर रही हैं। इन मुद्दों को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई बहस ही नहीं हो रही है। खाली बहस जो हो रही है वो गर्मी उतार देंगे, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, खींच देंगे, तान देंगे, ये व्यर्थ की जो विवाद हो रहे हैं। और जहां तक जो आपने मूल सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव भी बगैर जातिगत खींचातान के होगा। हर जातिगत समीकरण जिसने साधे हैं वो जीती है। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत प्रमोद जी, 10 मार्च को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वोटर्स किसका साथ देते हैं। हालांकि अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता को भटकाने की जरूर कोशिश की गई। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम राजनीतिक दल सभी पक्षों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जातिगत आधार पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति जारी है, लेकिन अब जब परिणाम आएंगे तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।